हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक है। जो हमने पिछली बार वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्लासिफिकेशंस बताए थे कि जो हमारे ड्रग होते हैं वो किस किस बेस पे जो है हमारा मोड ऑफ एक्शन जो है वो शो करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के एक्शंस जो है वो शो करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है मिक्स्ड एक्टिंग और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो आज हम डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग जो हमारे सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट्स पे डायरेक्टली एक्ट करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि जो ड्रग्स हमारे सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट्स पे एक्ट करते, जो डायरेक्टली एक्ट करते। इससे पहली वाली जो हमने वीडियो बनाई थी वो एसएआर के ऊपर बनाई थी, आप उसको जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको एसएआर के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। और जो क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स जो होते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, उसकी वीडियो भी बन चुकी है। इससे पहले वाले वीडियो में उसके बारे में बता रखे, तो आप उस वहाँ से जाके क्लासिफिकेशंस पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एक्टिंग सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट्स। तो वो ड्रग जो हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम एड्रेनर्जिक ड्रग्स में, वो ड्रग जो डायरेक्टली हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाए, जो कि हमारा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 जो रिसेप्टर होते हैं उन पर डायरेक्टली जाके बाइंड कर जाए और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करने लगे, मतलब जो एक्शंस जो वहाँ पे है वो शो करने लगे। तो उन ड्रग्स को हम डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स या डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो है वो कहते हैं। अगर हम देख लें, मान लें कि अगर हमारा ये एक ड्रग है, ठीक है, ये हमारा एक ड्रग है और ये हमारी बॉडी है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अगर मान लीजिए ये इस साइड पे इसका टारगेटेड साइड है, तो ये इस पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। जो यहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स या बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होंगे, जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, उनसे जाके बाइंड कर जाएगा। वहाँ पे अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो शो करने लगेगा। अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो इसमें आपका पहला आता है नोरिपाइनफेराइन, फिर आते हैं इपाइनफेराइन, फिनाइलएफ्रिन, डोपामाइन, मेथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोस्टरनोल, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल, बेटोल्ट्रोल, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलाइन। ठीक है, ये आपके ड्रग्स जो है ये इनमें आते हैं। तो आज हम नोरिपाइनफेराइन के बारे में पहले सबसे पहले पढ़ते कि नोरिपाइनफेराइन कौन से ड्रग होते हैं। तो नोरिपाइनफ्राइन जो होते हैं वो हमारा सेंट्रल और ऑटोनोमिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है। एड्रिनल मेड्यूला कहाँ होता है, जो आपकी किडनी होती है, जो आपकी किडनी होती है, ये मान लीजिए ये आपकी अगर ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका टॉप पे जो साइड होता है, यहाँ से आपका एड्रिनल मेड्यूला जो है वो लोकेट होता है, एड्रिनल मेड्यूला, जो कि आपका नोरिपाइनफेराइन जो है उसको सिक्रीट करती है। और ये जब सिक्रीट होती है तो ये आपका एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करती है कि जो प्रोजेक्शन सिस्टम होता है उसको डिफ्यूज़ कर जाए, जिसके कारण जो आपका लोकस कोरियोलस जो होता है ब्रेन में वो अराइज करे, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो होते हैं वो भी आपके वहाँ से जो है अराइज करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया कि राइट स्ट्रक्चर ये नोरिपाइनफेराइन के बारे में पूछ लिया, तो आपको वहाँ पे पहले नोरिपाइनफेराइन के बारे में लिखना होगा कि नोरिपाइनफेराइन होता क्या है। उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर शो करना होगा। उसके बाद उसमें आपको उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि वो कैसे एक्शन जो है वो शो कर रहा है, आपको वो लिखना होगा। उसके बाद आपको यूजेस लिखने होंगे। ये आपके 7 नंबर में आते हैं और इसमें आपके ज़्यादातर टाइम होता है कि 2 ड्रग को ले लिया जाता है, जैसे नोरिपाइनफेराइन इपाइनफेराइन हो गया, जाइलोमेटाजोलाइन या ऑक्सीमेटाजोलाइन हो गया, डोब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल, ये जो है ऐसे ड्रग्स जो है उनको ले लिए जाते हैं। तो आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये सब भी याद रखना होगा। तो ये आपका हो गया कि बेसिक हो गया कि नोरिपाइनफेराइन करता क्या है। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो नोरिपाइनफेराइन में आपको स्ट्रक्चर जो है, जिन्होंने एसएआर की वीडियो देख ली है उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ। तो हमारा जो एसएआर जो होता है एड्रेनर्जिक ड्रग का, सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट का, तो उसका सबसे बेसिक रूल होता है जो वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो आपका बीटा फिनाइल इथाइलामाइन का होता है। बीटा फिनाइल इथाइलामाइन का कैसा होता है कि मतलब जो इसके
इन दोनों साइड पे आपके HO ग्रुप जो होते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होता है, ठीक है। ये अल्फ़ा पोजीशन होती है और ये आपकी बीटा पोजीशन होती है। तो अगर हम इस ड्रग को इस वाले ड्रग के साथ कंपेयर करें, जो हमारा ये वाला ड्रग है इसका नोरिपेनेफ्राइन का, उसमें देखें तो आपको यहाँ पे क्या चेंज, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि देखिए यहाँ पे भी कोर्टिकोल मोइटी का है, ये भी आपका कैटिकोल मोइटी का ड्रग है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके NH2 है, यहाँ पे भी आपका NH2 है, यहाँ पे भी अमीनो टर्मिनल, यहाँ पे भी अमीनो टर्मिनल है, ये भी आपकी कैटिकोल मोइटी का, ये भी आपकी कैटिकोल मोइटी का, ठीक है। अब चेंज क्या है इसमें, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे आपका OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये आपका सिंपल बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन है, ठीक है। बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन है, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, ये बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन है, ठीक है। और नोरिपेनेफ्राइन में क्या, यहाँ पे आपका ये OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सिल फिनाइल अमाइन, फिनाइल इथाइल अमाइन, ठीक है। तो ये आपका जो नोमेनक्लेचर है वो आपका इस तरह से आएगा। मैं इसको और भी बढ़िया से आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वो ला दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स के नेम याद रखने में आपको ईजी रहेंगे, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में जैसे अब अगर आप किसी को बता रहे हो कि नोरिपेनेफ्राइन का किसी ने पूछा कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बोलोगे कि आप ऐसे मत बोलना कि एक बेंजीन रिंग होता है, उस पर एक पे पारा पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, आप सिंपल बोल देना कि स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप लगाता है जो हमारा अमीनो टर्मिनल होता है, उसके बाद इथाइलिन लिंकेज होता है जिसमें बीटा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, उसके बाद आपकी वहाँ पे कैटिकोल मोइटी जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे कहेंगे तो आपको ड्रग का स्ट्रक्चर जो है दिमाग में याद हो जाएगी कि अच्छा ऐसे हमें ड्रग इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो एग्ज़ाम में भी आपको ईजी रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, कि ये क्या मैकेनिज़्म जो है ये शो करते हैं, क्या एक्शन शो करते हैं। तो नोरिपेनेफ्राइन जो होता है ये बेसिकली एक अल्फ़ा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होता है। जो हमारा नोरिपेनेफ्राइन होता है ये नॉन एगोनिस्ट होता है, नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है, नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है। किसके लिए होता है ये नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है आपका अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 पे, ठीक है। ये आपका नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है। तो जो नोरिपेनेफ्राइन होता है ये सिर्फ आपका सिंपल एक्ट करेगा किस पे, अल्फ़ा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के लिए, जब उसे पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है, या फिर वो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भी शो करेगा जब उससे इंट्रोपिक स्टिमुलेशन करना होगा हार्ट का, या जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज़ है उनको डायलेट करना होगा, उनका फैलाना होगा, उस टाइम जो है ये आपका बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके रिस्पॉन्स करेगा, जो इसका एक्शन जो है वो आपका बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके शो करेगा। उसके बाद इसके यूजेस पे आते हैं कि क्या यूजेस करते हैं, क्या यूज है। तो ये जो हमारा ये यूज़ करता है, ये एक्ट करता है एक पोटेंट एगोनिस्ट के लिए अल्फ़ा रिसेप्टर, और प्रोड्यूस करता है लिमिटेड एक्शन बीटा 2 रिसेप्टर पे। मतलब जो ये हमारा ड्रग है ये आपका एक पोटेंट एगोनिस्ट के तरह एक्ट करता है अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे, ठीक है। और लेकिन ये प्रोड्यूस करता है लिमिटेड एक्शन, मतलब जो लिमिटेड एक्शन होता है कि इतना ही, मान लीजिए अगर इसके मैं एक्स से ही बता दूँगा कि मान लीजिए इसका एक्स रेशियो की एक्शन शो करने की परमिशन है, तो ये सिर्फ एक्स रेशियो की ही परमिशन जो है ये अपना एक्शन जो है शो करेगा। यह आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट में, जो कि आपका सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रॉमाज में होते हैं, या आपका जब सेंट्रल वैसोमीटर डिप्रेशन होता है और हेमरेज जब होता है तब के लिए, ठीक है। तो यह आपका नोरिपेनेफ्राइन के बारे में हो गया है। अब हम पढ़ते हैं इपेनेफ्राइन के बारे में कि इपेनेफ्राइन क्या होता है। तो इपेनेफ्राइन जो होता है वो आपका एक हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये तब प्रोड्यूस होता है बॉडी में जब हमें ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना हो, उन्हें फैलाना हो, जो हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गई हो, या जब हमें एयर पैसेज को डायलेट करना हो, या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो देना हो सिंपैथेटिक न्यूरॉन सिस्टम में। ये कैटिकोलामाइन जो होता है प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड से, फिनाइल एलेनाइन और टायरोसिन्स की हेल्प से। जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड से ही किडनी से ही ये आपका जो है
प्रोड्यूस होता है कैटिकोलामाइन से के द्वारा, जिसमें इसका हेल्प जो है, जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो आपके फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन जो है वो करता है। ठीक है, तो मतलब अगर नॉन रिफाइंड फ्राइन जो ये आपको होता है, ये मेनली आपका फाइट और फ्लाइट एक्शन जो है वो शो करता है आपका सिंपैथेटिक न्यूरो ट्रांसमीटर में। ठीक है, या न्यूरॉन सिस्टम में। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे मैं आपको यहाँ पे फिर से बना के दिखा रहा हूँ एक बार, और हमारा बीटा फिनाइल एथाइलामाइन का ये आपका NH2 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके दोनों साइड OH ग्रुप जो है, हमारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लग गया। ठीक, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अमीनो टर्मिनल में सबसे पहले जो डिफरेंस है वो हमारा अमीनो टर्मिनल है। अमीनो टर्मिनल में क्या है कि हमारा अमीनो टर्मिनल में एक ये मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट है, जबकि जो हमारा नॉर्मल बीटा फिनाइल एथाइलामाइन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा CH3 ग्रुप जो है हमारा इंट्रोड्यूस है। उसके बाद आपका फिर यहाँ पे जैसा कि इसमें भी यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है बीटा पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है, और कैटिकोल मोइटी तो ये दोनों ही शो कर रहे हैं। तो बस हमारा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा अमाइन है वो अब प्राइमरी अमाइन ना रह के अब ये हमारा 2 डिग्री अमाइन हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, क्योंकि इसमें अब जो हमारा नाइट्रोजन है उसके साथ हमारा एक मिथाइल ग्रुप जो है वो भी अटैच हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसके मैकेनिज़्म पे बात करते हैं। तो ये जो इपाइन फ्राइन जो होता है हमारे, ये भी एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के उसमें यूज़ होता है और कार्डियक स्टिमुलेंट में एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका रिलीज़ करता है और एडमिनिस्ट्रेट करता है कि प्रोड्यूस कर सके पॉजिटिव इनोट्रोपिक को और क्रोनोट्रोपिक एक्शंस को हार्ट पे, और जो हमारे कॉज उसके कारण जो हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है वेस्कुलर बेड में वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। जो ड्रग होता है वो भी डायलेट करता है स्केलेटल मसल्स में ब्लड वेसल्स का एक्टिवेट कर देता है बीटा-2 रिसेप्टर्स को, ये बीटा-2 रिसेप्टर्स पे जाके एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर जो होता है उसके साथ नीचे गिर जाता है, जिसके कारण जो हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है इपाइन फ्राइन के इंजेक्शन के बाद। ठीक है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एक्सरसाइज के टाइम में, क्योंकि वो एक्टिवेट कर देता है बीटा-2 रिसेप्टर को स्केलेटल मसल्स में। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम जॉगिंग कर रहे होते हैं या हम कोई एक हार्ड काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये हमारे बीटा-2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। इसका यूज़ क्या होता है, ये हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करता है, और मस्कुलेट जो इंटेस्टाइन होता है इंटेस्टाइन को रिलैक्स करता है, ब्रोंकाई को रिलैक्स करता है, और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है एक्यूट एलर्जिक डिसऑर्डर्स में और हिस्टामाइन रिएक्शंस में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारे बस यही, हम दोनों आज पढ़ेंगे इपाइन फ्राइन और नॉन इपाइन फ्राइन के बारे में, क्योंकि हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आता रहेगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में हो या कुछ हो, कोई भी डाउट हो आपको इनके बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तब आपको बीच में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो आपको समझ नहीं पड़ती। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।